हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिप्रा_फ्री वर्ड। और मैं हूँ सिप्रा। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग हर पल की तरह आज भी बहुत अच्छे हैं। सो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो है इट्स अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज़ स्ट्रीमिंग नाउ अ डेज सो मच अराउंड अस। येस, इट्स अबाउट द डेंजर ऑफ एक्स्ट्रा वेट, वेइंग ऑफ एक्स्ट्रा वेट। कितना डेंजरस होता है आज के डेट में हमारे लाइफस्टाइल को देख के, वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ ताकि आपके अंदर एक अवेयरनेस आए कि मुझे जल्दी जल्दी अपने हेल्थ के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए। आप खुद को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, क्योंकि लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए सबसे पहले अपने ऊपर बिलीव, अपने आप से प्यार होना ज़रूरी है। सो ये टॉपिक मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि आप सब देख रहे हैं वेट को लेके आज की जनरेशन कितनी ज़्यादा पागल हो रही है। वेट लॉस करना है, जिम जाना है, वर्कआउट करना है, डाइटिंग करना है, कीटो डाइट फॉलो करना है, रात को मुझे डिनर नहीं करना है, इंटरमीडिएट फास्टिंग करना है, ढेर सारा चीज़ चल रहा है। इंटरनेट में भी बहुत सारे चीज़ सर्फिंग हो रहा है आज के डेट में। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर ही एक वीडियो बनाया जाए। मैं आपको बस ये आगाह कर देना चाहती हूँ कि एक्स्ट्रा वेट होना, ओबीज बनना कितना ज़्यादा डेंजरस होता जा रहा है डे बाय डे। देखिए, पहले के डेट में, पहले के जनरेशन जो भी थे, मतलब हमारे मम्मी पापा के टाइम का बात मैं बोलूँ तो उनके टाइम में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता था, इतना सारा डिजीज़ नहीं होता था, कंसिक्वेंसेस इतने ख़राब नहीं होते थे। क्यों? उनका जो डाइट था वो घर का खाना था, उनका जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत ज़्यादा हेल्दी था। लेकिन आज तो आपको पता ही है आज के डेट में जनरेशन का लाइफस्टाइल कैसा है, उनका ईटिंग हैबिट्स कैसा है। तो इन सब से कैसे बचा जाए, इन सब के वजह से मोस्टली क्या क्या डेंजर को हम आगाह कर रहे हैं वो आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप इन एडवांस प्रिपेयर रहें, अपनी हेल्थ को लेके आप थोड़ा कॉन्शियस हो जाए। सो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हूँ इसका थोड़ा आपको मतलब इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि एक्स्ट्रा वेट कैरी करने से क्या क्या हेल्थ डिजीज़ हमें होते हैं। देखिए, ओबेसिटी या फिर गोइंग एक्स्ट्रा वेट बहुत ज़्यादा डेंजरस है। आपके बॉडी में ये काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। बहुत सारे डिजीज़ हो सकते हैं। सबसे मेजर डिजीज़ जो है वो है हार्ट डिजीज़। आपको हाई बीपी भी हो सकता है, आपको हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लिंक आ सकता है, आपका टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है और बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करता है ये डिजीज़ अगर आपको है तो थ्रू आउट टाइम। इन एडिशन टू दैट, एक्स्ट्रा वेट के वजह से आपके हार्ट में जो ब्लड फ्लो होता है ना, जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट को फ्लो होते हैं नर्व्स के थ्रू, उसमें भी डिफ़िकल्टी आता है। बहुत डिफ़िकल्टी होता है ब्लड फ्लोज में, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है बॉडी के लिए। ये बहुत सारे वेज में हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, उनके बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है किसी को बहुत ज़्यादा मैकेनिकल स्ट्रेस हो कि मेरा वेट इतना जल्दी बढ़ रहा है जिसकी वजह से मुझे डिजीज़ हो रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके हार्मोन्स में या फिर मेटाबॉलिज्म में बहुत ज़्यादा नेगेटिव चेंजेस देखने के लिए मिले। तो ओबेसिटी एक बहुत बड़ा इशू है, इसके बारे में हम ब्रीफ में बात करेंगे। चलिए बात करते हैं जो आज का टॉपिक का मेन मुद्दा है, वो है कंसिक्वेंसेस यू नीड टू फेस इफ़ यू आर ओबीज। चलिए बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है ओबेसिटी एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ एक मेन रिस्क फैक्टर है अगर आपका बॉडी का वेट बहुत ज़्यादा है, या फिर दूसरे वर्ड में अगर आप ओबीज हो। इसमें क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, आपका बॉडी के वेट के वजह से जब आप ओवरवेट हो जाते हो ना, आपका बीएमआई इंक्रीज़ होता है, और बीएमआई इंक्रीज़ होता है तो आपका ब्लड प्रेशर लेवल बढ़ता है बॉडी में, जिसके वजह से आपको ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ हो सकता है, जिसको हम डायबिटीज़ बोलते हैं। आपको हाई कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, हाई बीपी हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है। तो ये सारा चीज़ जब बॉडी में देखने के लिए मिलता है ना, इट विल ट्रांसलेट ऑल दिस थिंग्स इनटू वेरी रिस्क फैक्टर्स लाइक कार्डियोवैस्कुलर डेथ, स्ट्रोक, कोरोनरी हार्ट डिजीज़। ये सारा रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा रहता है जब आप ओवरवेट रहते हो। सो ट्राई टू कंट्रोल इट। इफ़ यू कैन लूज़ अ बिट ऑफ वेट ऑल्सो नो, इट विल हेल्प यू अ लॉट।
Next point is friend, obesity and cancers. Yes, you heard it right. Cancers is also associated with obesity. देखिए, अगर मैं कैंसर के बारे में एक लाइन में बोलूँ, देन कैंसर इज़ नॉट अ सिंगल डिजीज, दिस इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिजीजेस. देखिए, 2007 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था विथ द वर्ल्ड कैंसर रिसर्च फंड एंड एन अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर रिसर्च, जिन्होंने कंक्लूड किया था एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट कि ये जो ओबेसिटी है ये कैंसर के साथ एसोसिएटेड हो चुका है, जिसके वजह से वेरियस कैंसर्स होते हैं. मोस्टली ये अफेक्ट करता है जैसे ब्रेस्ट कैंसर्स हो गया, पैनक्रियास, किडनी, ईसोफेगस, कॉलन एंड रेक्टम, एंडोमेट्रियम. देयर इज़ अ प्रोबेबल एसोसिएशन बिटवीन ओबेसिटी एंड गल ब्लैडर कैंसर्स. आज के डेट में जितने भी रिसर्च हुआ है उससे एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा कंफर्म हो चुकी है कि एडल्टहुड में अगर आपको एब्डोमिनल ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है और आपका वेट गेन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, then it will lead to cancer throughout the time. So be careful, guys. Then the next point is friends, obesity, depression and quality of life. According to a research of 17 cross-sectional studies, obesity के वजह से काफ़ी लोगों को डिप्रेशन होता है एज़ कम्पेयर टू पीपल आर हैविंग हेल्दी वेट्स. अगर आप ओवर वेट हो तो देयर इज़ अ हाई चांस ऑफ डिप्रेशन. लेकिन ये एक टू वे स्ट्रीट है. इसमें बोल पाना मुश्किल है कि ओबेसिटी इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ डिप्रेशन और डिप्रेशन इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ ओबेसिटी. दोनों को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करते हैं. सो ये बोल पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है. बट येस, वन थिंग इज़ कन्फर्म्ड, अगर आप ओबीज हो तो देयर इज़ अ हाई रिस्क ऑफ डिप्रेशन. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रेंड, ओबेसिटी एंड रिप्रोडक्शन. ओबेसिटी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है एंड इट्स एप्लीकेबल टू बोथ द जेंडर्स, मेन एंड वुमेन. वुमेन के माने तो उनके इनफर्टिलिटी का जो चीज़ है ना उसको काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है. द रिलेशनशिप बिटवीन ओबेसिटी एंड इनफर्टिलिटी अमंग वुमेन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. सेक्सुअल एक्टिविटी से लेके कंसेप्शन तक कहा जा सकता है, अफेक्ट करता है. वुमेन के केस में अगर आप ओवरवेट हो, आपको प्रेगनेंसी में इशू आता है या फिर प्रेगनेंसी से पहले कंसीव करने में इश्यूज आता है, आपको सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इश्यूज आते हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इफ़ेक्ट्स आपके ऊपर डलता है ओवरवेट. अगर आप एक ओबीज पेशेंट हो और आप वुमेन हो तो आपके प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं. हो सकता है आपको अर्ली या फिर लेट मिसकैरेजेस के चांसेस हो, आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रीक्लैम्सिया एंड कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग लेबर एंड डिलीवरी. ये सारा चीज़ हो सकता है. प्रेगनेंसी इन शॉर्ट में बोलूँ तो प्रेगनेंसी थ्रू आउट कैरी करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की रहता है इन सारे औरतों में. Also slightly increases the risk factor of bearing a child with congenital anomalies. तो मदर के लिए भी और चाइल्ड के लिए भी, दोनों के लिए खतरा रहता है इफ़ यू आर एन ओबीज. और अगर मैं मेन के बारे में बात करूँ तो ये मेन को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, लाइक विद द इंक्रीज्ड बॉडी वेट एंड विद द इंक्रीज्ड BMI. From 15.3 to 13.3% among men, it will affect their sperm count, poor sperm count and low sperm count. ये उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, जिसके वजह से उनका सेक्सुअल एक्टिविटी से लेके आपका जो फैमिली प्लानिंग का चीज़ होता है ना, उन सारी चीज़ों में आपको दिक्कत आता है. सेक्सुअल फंक्शन में ऑल्सो बी अफेक्टेड बाय ओबेसिटी, लाइक the odds of developing erectile dysfunction. The next point is friend, obesity and respiratory disease. Yes, you heard it right. Obesity के वजह से respiratory disease काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिसमें बहुत दो common disease है. एक है asthma and दूसरा है obstructive sleep apnea. Excess weight impairs respiratory function via mechanical and metabolic pathways. तो ओबेसिटी के वजह से मेन और वुमेन दोनों में 50% चांसेस रहता है कि आस्थमा डेवलप. मैं खुद अगर कन्फेस करूँ तो मुझे भी है,
क्योंकि अभी मैं थोड़ा थोड़ा वेट लूज़ करने के लिए ट्राई कर रही हूँ, बट मेरे प्रेगनेंसी से लेके आज तक के अंदर मैं काफ़ी ज़्यादा ओबीस थी, जिसके वजह से मेरे बॉडी में भी अस्थमा डेवलप हुआ है। येस, आई एम हैविंग इश्यूज़, बट अगर आप वो ठंडा चीज़, ठंडे जगह वो सब कंट्रोल कर ले, देन यू कैन सी द इम्प्रूवमेंट एंड आई एम रिकवरिंग स्लोली। सो आई सजेस्ट आप अपना बॉडी का वेट मैनेज ही रखिए, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा राहत मिलता है इस डिजीज़ से। इसको छोड़ के जैसे मैंने बोला ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया, ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस कंडीशन है। अगर देखा जाए तो आपके डेली के लाइफ में ओबीज पेशेंट में ये ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, और ये एसोसिएटेड होता है मोस्टली विथ डे टाइम स्लीपीनेस, एक्सीडेंट्स, हाइपरटेंशन। अगर आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, आपका स्लीपिंग साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है, देन यू विल फेस दिस डिजीज़। कोई भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, कोई भी हार्ट प्रॉब्लम अगर आपको है, उसके वजह से भी ये डेवलप हो। एंड द लास्ट वन इज़ प्री मैच्योर मोर्टेलिटी। सो ओबीज पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा इश्यूज फेस करना पड़ता है। इट्स बेटर टू टेक एन एडवांस स्टेप बिफोर इट विल गेट वर्स। द नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रेंड ओबेसिटी, मेमोरी एंड कॉग्निटिव फंक्शन। यस, आजकल एक चीज़ 3-4 जगह से सुनने के लिए मुझे मिल रहा है मेरे अपनों में, कि ये जो डिमेंशिया बीमारी है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रहा है। येस, ओबेसिटी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज, और ये अगर आप ओबीस हो, आप ओवरवेट हो, तो ये 12% रिस्क फैक्टर इंक्रीज करता है आपके बॉडी में। थ्रू आउट टाइम यू विल फेस डिमेंशिया। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रेंड ओबेसिटी एंड मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर। ओबेसिटी के वजह से, आपके बॉडी वेट के वजह से आपके बोन्स के ऊपर, आपके मसल्स के ऊपर, आपके जॉइंट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। अगर आपका बॉडी का वेट काफ़ी ज़्यादा है, आपका BMI ज़्यादा है, तो उससे क्या होता है ना, आपके मसल्स, बोन और जॉइंट के ऊपर मेटाबॉलिक एंड मैकेनिकल स्ट्रेंस रह जाता है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा जॉइंट पेन होता है। आप देखिए होगा, अगर आप ओबीज है तो आपको बैक पेन काफ़ी ज़्यादा होता होगा, आपका लोअर लिम्ब पेन बहुत ज़्यादा होता होगा। हो सकता है आपको कोई भी जॉइंट रिप्लेसमेंट ऑपरेशन के थ्रू जाना पड़े, क्योंकि आपके जॉइंट्स में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है। वो जॉइंट्स कोई भी हो सकता है, मतलब आपका हाथ हो सकता है, आपका पैर हो सकता है, कंधा हो सकता है, कहीं पे भी। क्योंकि मोस्टली इसका एक एग्जांपल मैं दे सकती हूँ। यस, वी कैन टॉक अबाउट एथराइटिस। आपको तो पता ही है इस बीमारी के बारे में। ये ओवरवेट की वजह से होता है। ओबेसिटी इज़ ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज़, जिसके वजह से, ओबेसिटी की वजह से ना, आपके घुटने के ऊपर, आपके हिप के ऊपर, आपके कमर के ऊपर, ये सारे जगह पे ना काफ़ी ज़्यादा वेट डलता है। मोस्टली आपके घुटने के ऊपर जब आप खड़े होते हो, तो आपका पूरा बॉडी का वेट आपके पैर के ऊपर ही पड़ता है। आपका घुटना, पैर वो वेट को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, जिसके वजह से ना आपको काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, आपका मसल स्ट्रेन हो जाता है, आपको जॉइंट पेन्स होते हैं। हो सकता है वर्स्ट सिचुएशन में, अगर ये काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर गया है और आपका बोन्स का डेंसिटी आप झेल नहीं पा रहे हो प्रेशर को, हो सकता है आप डिसेबल भी हो जाओ। डिसेबिलिटी भी फेस करने के लिए मिलता है ड्यूरिंग ओबेसिटी। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रेंड्स ओबेसिटी एंड अदर कंडीशंस। ये तो मैं पर्टिकुलर कुछ कंडीशन के बारे में बोली, इसको छोड़ के भी और बहुत सारे कंडीशंस देखने के लिए मिल सकते हैं बॉडी में इफ़ यू आर ओवरवेट। और ये जो डिजीज़ है, मैं बोथ मेन और वुमेन के बारे में बोल रही हूँ, दोनों के बॉडी में बराबर देखने के लिए मिलता है इफ़ यू आर एन ओबीज पेशेंट। डिजीज़ लाइक क्रोनिक किडनी डिजीज़, गर्ल स्टोन्स, गॉट, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़, ये भी काफ़ी ज़्यादा टेरिबल डिजीज़ है। इनसे बचिए, समय के रहते आप अपना वेट मैनेज कर लीजिए, अदरवाइज द कंसिक्वेंसेस विल बी वेरी मच हार्डर एंड क्रिटिकल टू फेस। Then the last point is obesity and mortality. Yes, obese पेशेंट का लाइफ स्पैन कम हो जाता है, डे बाई डे इट विल शॉर्टन द पीरियड। हो सकता है प्री मैच्योर मोर्टेलिटी को ये एनकरेज करे। सो ओबेसिटी ऑल्सो सर्टन सर्वाइवल। ये तो मैंने बता दिया आप सबको कि कंसिक्वेंसेस क्या क्या फेस करने पड़ते हैं ओबीस पेशेंट को। अभी मैं आपको थोड़ा सा और अवेयरनेस लाने के लिए 5-6 पॉइंट बता देती हूँ कि इसके सिम्टम्स क्या क्या है। आई मीन अबाउट ओबेसिटी, ओबेसिटी के क्या क्या सिम्टम्स है, आपको पता कैसे चलेगा।
इसमें पहला है ब्रीथलेसनेस। अगर आपको ब्रीदिंग इश्यूज आ रहे हैं, आप बैठ रहे हो, ऐसा भी कोई काम नहीं किया हो जिसके वजह से आप इतने थक जाओ, बट आप हाँप रहे हो ज़ोर ज़ोर से, आपको स्वेटिंग काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, विच इज़ नॉट नॉर्मल। उतना गर्मी भी नहीं है बट आपको स्वेटिंग हो रहा है। अगर आप काफ़ी ज़ोर से स्नोरिंग करते हो, स्नोरिंग का काफ़ी लाउड रहता है आपका, रात में हो या दिन में हो, जब भी सोते हो आपका स्नोरिंग ज़्यादा हो रहा है। डिफ़िकल्टी इन डूइंग फिजिकल एक्टिविटी, एक जगह पे अगर आप बैठ रहे हो, नीचे बैठ रहे हो सपोज, आप खड़े नहीं हो पाते हो। मेरी एक सिस्टर है, मेरे एक फ्रेंड भी है, वो काफ़ी ज़्यादा ओवरवेट है, जिसके वजह से उनका उम्र भी उतना नहीं है, मतलब मेरी जो सिस्टर है वो मुझसे 5-6 साल ही छोटी है, बट वो नीचे बैठती है तो खड़ी नहीं हो पाती है, बिकॉज सी इज़ वेरी मच ओवरवेट। उनका जॉइंट इश्यूज, जॉइंट प्रॉब्लम, मसल स्ट्रेन वगैरह काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आप फिज़िकल एक्टिविटी करने में डिफ़िकल्टी फेस करते हो। ऑफन फीलिंग वेरी टायर्ड, आप ऐसा भी कुछ नहीं काम कर रहे हो बट आपको टायरिंग फील हो रहा है, आप बैठे ही रह रहे हो लेकिन शाम तक आपको नींद आ जाता है, तो दिस इज़ एन इंडिकेशन। आपको जॉइंट पेन, बैक पेन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ऑब्वियसली इफ़ यू हैव गॉन थ्रू एनी काइंड ऑफ सिज़ेरियन डिलीवरी और समथिंग लाइक दैट, आपको बैक पेन होगा, दैट्स नेचुरल, वो एनेस्थेसिया का असर होता है। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो बट आपको काफ़ी ज़्यादा बैक पेन होता है, आपका जॉइंट पेन होता है, तो दिस इज़ एन इंडिकेशन ऑफ ओबेसिटी। यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लो कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम, किसी भी चीज़ में कॉन्फिडेंस ना आना, आप खुद को मोटिवेट ना कर पाना, आपको डल फील होना, आप खुद को आइसोलेट कर देना, ये सारे सिम्टम्स ओबेसिटी के हैं। और हाँ, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, इफ़ यू आर फीलिंग लाइक यू आर गोइंग टूवर्ड्स डिप्रेशन, आपको किसी से बात करने को मन नहीं करता है, आप हर चीज़ में इरिटेट होते हो, तो ये सारे इंडिकेशंस है। आप किसी थेरेपिस्ट या डॉक्टर के पास जा सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो और आइडियल वेट लॉस का जो सेशन है वो शुरू कर सकते हो। फ्रेंड्स, चलिए अभी बात करते हैं व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ ओबेसिटी, जिससे आप थोड़ा सचेत हो जाए कि ये सारा चीज़ अगर आप कर रहे हैं अपने डेली के लाइफ में तो उसको आप बंद कर दीजिए, नहीं तो थोड़ा धीरे धीरे करके कंट्रोल में लाइए। जिसमें पहला पॉइंट है डूइंग लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़। आप ये जो लेज़ीनेस है ना, वो सबसे पहले उसको आप छोड़िए। अगर आप फिज़िकली फिट नहीं रहेंगे ना, तो आपको किसी भी चीज़ में मन नहीं लगेगा। आपका वो जो पूरा सिस्टम होता है ना बॉडी का, वो हिल जाएगा। आप फिज़िकली फिट रहेंगे तो आपका माइंड एक्टिव रहेगा, आप हैप्पी रहोगे, आप मोटिवेटेड रहोगे, आपको हर चीज़ में एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आजकल तो सब लोग ऑफिस जाते हैं, आई मीन हस्बैंड वाइफ दोनों अगर जॉब कर रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, तो क्या करते हैं ना, हम इतना बड़ा घर है, साफ कौन करेगा, मुझे तो टाइम नहीं है, ऑफिस जाना है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, मेड रख लेते हैं। बट डोंट डू दैट गाइज। जब तक आपके हाथ पैर चल रहे हैं ना, आप खुद से घर का काम करो, झाड़ू करना, पोछा करना, खाना बनाना, कपड़े वगैरह आप अपने से करो, क्योंकि अभी हमारा उम्र है, हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। जब एक उम्र के बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे ना, हाथ पैर हिलेगा भी नहीं, आप बैठे रहोगे एक जगह पे, तब आप रिग्रेट करोगे कि मैंने अपना टाइम एंजॉय क्यों नहीं किया। तब आपको एक मतलब डिसफंक्शनल बॉडी के साथ बहुत ज़्यादा रोना आएगा। आई प्रीफर दैट, आई सजेस्ट यू गाइज, इफ़ यू कैन डू इट, प्लीज़ डू इट। इसको छोड़ के नेक्स्ट पॉइंट इज़ अनहेल्दी ईटिंग बिहेवियर्स। हमारा जनरेशन काफ़ी ज़्यादा फूडी है, मैं खुद एक फूडी हूँ। ईटिंग का जो हैबिट लगा है ना हमें अनहेल्दी खाने का, वो काफ़ी ज़्यादा लगा है और उसको छोड़ पाना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है। आई एम ट्राइंग इट। मैं काफ़ी ज़्यादा इधर उधर का खाना खा रही थी, जिसकी वजह से मेरा वेट आसमान छू रहा था। ओवरनाइट 2-3 किलो बढ़ जाता था और दिस इज़ नॉट गुड। मैं डॉक्टर को भी कंसल्ट की, डॉक्टर ने भी बोला दिस इज़ नॉट अ गुड साइन। ओवरनाइट 2-3 किलो बढ़ जाना, फिर 6-7 दिन के बाद थोड़ा सैलड वगैरह खा लिया तो कम हो गया, नो, दिस इज़ नॉट अ गुड साइन। इसका मतलब है आपका सिस्टम सही नहीं है, बॉडी में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, आप ओबीस बनते जा रहे हो। बाद में टेस्ट करने के बाद मुझे पता चला। सो आई एम कंट्रोलिंग दिस थिंग्स नाउ डेज। यस, हफ्ते में एक बार आप अगर बाहर जा रहे हो, खाना खा रहे हो, दैट्स फाइन, बट एवरी डे अनसन खा लेना। और पोर्शन कंट्रोल तो आपको करना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। जितना आपको भूख लग रहा है आप उतना ही खाओ। आप ना एक पोर्शन डिसाइड करो प्लेट में जब खाना सर्व करते हो, पेट भर गया वहीं पे स्टॉप करो। आप लालच में हम लोग जो और 2-3 स्पून लेके खा लेते हैं ना, वही हमारे बॉडी में जाके डिफरेंट डिजीज क्रिएट करता है, जो नहीं करना चाहिए।
अगर आपका स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है, आपको एक हेल्दी 7-8 आवर्स का स्लीप नहीं मिल रहा है रात को, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है। जैसे भी हो, आउट ऑफ 24 आवर्स यू हैव टू बी स्लेप्ट एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स। ये चाहिए ही चाहिए, स्लीपिंग साइकिल को सेटिस्फाई करने के लिए ये चाहिए ही चाहिए। नींद सब कुछ है फ्रेंड्स, आपका बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका माइंड को शांत करने के लिए, मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने के लिए, सारी चीज़ों के लिए आपको स्लीपिंग को तो प्रायोरिटी देना ही पड़ेगा। इसको छोड़ के हाई अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, आपका घर पे स्ट्रेस हो, ऑफिस में स्ट्रेस हो, या फिर कोई दूसरा हेल्थ डिजीज़ को लेके स्ट्रेस हो, आप जितना स्ट्रेस लोगे उतना रिस्क फैक्टर बढ़ेगा ओबेसिटी का। इसको छोड़ के हेल्थ कंडीशंस, अगर आपको कोई सीरियस हेल्थ कंडीशन है या फिर कोई भी जिसके साइड इफेक्ट की वजह से आपको वेट गेन हो रहा है, कोई मेडिसिन, कोई भी थेरेपी आपका चल रहा है जिसकी वजह से आपको वेट गेन हो रहा है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और इसके बारे में डिस्कस करके देखिए, उनके सजेशन के हिसाब से आप ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। देन किसी किसी का जेनेटिकल होता है, आपके फैमिली में हर कोई ओबीज है, आपके मम्मी पापा या फिर दादा दादी कोई भी, तो उनसे जेनेटिकली इनहेरिट होकर आपके पास आया है, आपका बॉडी ही वैसे बना है जन्म से, तो कुछ नहीं कर सकते। एटलीस्ट आप खाना अपने हिसाब से हेल्दी खाना खा सकते हैं, पोर्शन कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज तो कर ही सकते हैं। उससे क्या होगा ना, आपका वेट एक मेंटेन होकर रहेगा, ऐसे बूम होके ओवरनाइट बूस्ट नहीं होगा, तो ये काफ़ी हद तक मदद करे। देन इसको छोड़ के आप जो मेडिसिन लेते हो, आज की जनरेशन का ना वेट लॉस का इतना ज़्यादा भूत चढ़ा है, वो भी जल्दी जल्दी करना है। 7 दिन में वेट लॉस करना है 5 किलोज, 10 डेज में 10 kgs लूज़ करना है। इसके चलते क्या करते हैं ना, हम लोग डिफरेंट डाइट फॉलो करते हैं। आप डाइट करो, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप हेल्दी डाइट करो। डाइट का मतलब ये नहीं है कि आप खाना ही मत खाओ, पानी पी के लिक्विड डाइट करके रह जाओ, नहीं, खाना पानी सब कुछ आपके बॉडी में जाना चाहिए। दोनों का डिफरेंट काम होता है जिसमें न्यूट्रिशन मिलता है आपके बॉडी को, तो दोनों ही जाना चाहिए। और ये जो आप प्रोटीन शेक वगैरह, वेट लॉस ड्रिंक वगैरह लेते हो ना, आप उसको प्रॉपरली रिसर्च करके लो, क्योंकि कोई मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट काफ़ी हद तक बुरा पड़ता है। जैसे वुमेन के बारे में अगर मैं बोलूँ, जो वेट लॉस का ड्रिंक वगैरह वो लेते हैं ना, मेरी एक दोस्त है, वो ड्रिंक वो ले रही थी, 15 days to 20 days ली, उनका कुछ ड्रास्टिकली 7 to 8 kgs लूज़ हुआ। उसके बाद उनको हर 15 days में पीरियड्स हुआ एंड द ब्लीडिंग वॉज वर्स, काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा था। और वो जो पीरियड्स का साइकिल हर 15 days में होता था ना, वो इंस्टेंस कंटिन्यू हुआ अप टू 5.5 months। शी वॉज टेरेबल एट दैट टाइम, शी वॉज एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल। सो डोंट फॉलो दोज काइंड ऑफ ड्रिंक्स गाइज। आप प्लांट बेस्ड कोई भी ड्रिंक ले रहे हो, दैट्स फाइन, आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट करो, उसके बारे में आप चेक करो चीज़ें, थोड़ा रिसर्च करो। आफ्टर इट्स योर बॉडी, डोंट प्ले विथ इट, सो यू हैव टू गिव इम्पोर्टेंस टू योर बॉडी, राइट। देन योर एनवायरनमेंट, आप कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हो, उनका ईटिंग हैबिट्स क्या है, क्योंकि हम जो बुरा चीज़ है होता है ना, उसको काफ़ी ज़्यादा जल्दी हम ग्रैब कर लेते हैं, अच्छी चीज़ को हमें मन नहीं करता है करने के लिए। तो आपके साथ अगर आपका कोई कलीग या फिर फ्रेंड्स, उनका ईटिंग हैबिट्स बैड है, कुछ भी खा लेते हो, आपको ऑफर करते हैं आप खा लेते हो, डोंट डू दैट। स्टिक टू योर बॉडी डाइट, जो आपके बॉडी परमिट करता है, जितना आपको जैसे खाना चाहे आप उस चीज़ को फॉलो करो। क्योंकि आपको कोई देता है, अगर आप खा ले तो आपकी बॉडी को सूट नहीं करता है ना, तो कंसिक्वेंसेस यू हैव टू फेस, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। देन एडिक्शन टू अल्कोहल, अल्कोहलिक जो भी है उनसे मैं निवेदन करती हूँ, आप थोड़ा थोड़ा करके कंट्रोल कीजिए और थ्रू आउट टाइम आप क्विट कर दीजिए, क्योंकि अल्कोहल इज़ वेरी मच डेंजरस। ये हर टीवी ऐड में दिखाता है, हर अल्कोहल की दुकान के बाहर लिखा हुआ रहता है, मूवी थिएटर्स में दिखाता है, लेकिन सीरियसली कोई फॉलो करता है नहीं। आप अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ मत कीजिए फ्रेंड्स, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन हेल्थ। सो ये सारे रिस्क फैक्टर है जो मैं आपके साथ डिस्कस की, ये ओबेसिटी को काफ़ी ज़्यादा इनकरेज करता है। समय के रहते आप चीज़ों को कंट्रोल में लाइए और अपने बॉडी के प्रति ध्यान दीजिए। दैट्स ऑल अबाउट दिस पॉइंट। देन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों को बताना, क्योंकि सबके मन में ये उम्मीद रहता है कि अगर मैं ओवरवेट हूँ तो मैं कैसे वेट लॉस करूँ, और वेट लॉस करूँगी तो क्या ये सारे जो रिस्क फैक्टर मैंने बताया
वो मैं अवॉइड कर सकती हूँ। येस गाइस, वेट लॉस इज़ पॉसिबल, इट्स डिफ़िकल्ट बट इट्स पॉसिबल एंड इट्स प्रूव्ड ऑल्सो, वी हैव सो मेनी रोल मॉडल्स, राइट। तो वेट लॉस काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है ओबीस पेशेंट के ऊपर। अगर आपका मॉडरेट वेट लॉस भी होता है ना, यू कैन सी द डिफरेंस। आपके बॉडी में जो भी मतलब डिजीज़, वो एक वार्निंग साइन देता है ना कि आप ओवरवेट हो, ये सारे डिजीज़ को आप फेस करने वाले हो आगे चलते, उन सारी चीज़ों में वो डिले करता है या फिर कम्प्लीटली बंद कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर डायबिटीज़ आपको अप्रोच कर रहा है आपके बॉडी को वेट की वजह से, टाइप 2 डायबिटीज़ जैसे मैंने बोला, अगर आप कंट्रोल करोगे, थोड़ा वेट लॉस कर लोगे, तो वो जो डायबिटीज़ का अप्रोच है ना वो ख़त्म हो जाएगा या फिर वो प्रोसेस स्लो हो जाएगा। हो सकता है आपको मतलब ज़्यादा उम्र के बाद, आजकल तो शुगर, हाई बीपी ये सब नॉर्मल है, लेकिन अगर आप फिट रहोगे ना तो ये सारी चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हो। वुमेन के बारे में बताऊँ तो वेट लॉस अगर आप कर लोगे, इट विल इंक्रीज द चांसेस ऑफ फर्टिलिटी। वुमेन के बॉडी में फर्टिलिटी का जो चांसेस घटता जाता है ना ओबीस पेशेंट के वजह से, उसमें इम्प्रूवमेंट आना शुरू होता है। आपका सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलता है। और ओबेसिटी के वजह से फ्रेंड्स, इंडिविजुअली, नेशनली एंड ग्लोबली हेल्थ केयर कस्ट भी बढ़ रहा है, राइट। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट ओबेसिटी इज इट डिक्रीजेज द क्वालिटी एंड लेंथ ऑफ लाइफ। लाइफ सबको प्यारी है, राइट। तो अगर आपको एक अच्छी ज़िंदगी जीना है, ज़िंदगी एक ही बार ही मिलता है, अगर उसको अच्छे से काटना है, जीना है, तो प्लीज़ बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ फ्रेंड्स। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आई होप वेट गेन और वेट लॉस को लेके मैं जो भी टिप्स आपके साथ शेयर की, जो भी रिस्क फैक्टर, सिम्टम्स वगैरह आपके साथ शेयर की, वो आपके लाइफ में थोड़ा तो इफेक्ट डाला होगा, थोड़ा डिफरेंस क्रिएट किया होगा। आप जो भी अपना बैड हैबिट्स है, अपने हेल्थ के साथ आप जो भी खिलवाड़ कर रहे हैं, एटलीस्ट एक अवेयरनेस ला पाई हूँ कि आप थोड़ा सा जाग हो जाए, आप अच्छे से लीड करें अपने हेल्थ को। बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे ऑप्शंस है जिसके थ्रू आप फिट रह सकते हैं। आप उन सारे ऑप्शंस को ट्राई कीजिए और एक अच्छी प्लेजेंट लाइफ एंजॉय कीजिए। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कोई भी आपके मन में क्वेश्चंस हो, या फिर अगर आप कोई कम्प्लीमेंट भी देना चाहते हैं। और फ्रेंड्स, जो मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरे चैनल पे जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपके पास बराबर आते रहें। जितना प्यार आप लोग मुझे आज तक देते आ रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस गाइज। आई होप आगे भी ऐसे ही मिलता रहेगा, और हर बार की तरह मैं इस बार भी आपको प्रॉमिस करती हूँ आगे का वीडियो भी बहुत ज़्यादा ढांसू रहेगा। आई विल नेवर डिसअपॉइंट यू गाइज। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, जब तक मैं नया वीडियो एक नई इंफॉर्मेशन के साथ पोस्ट नहीं करती हूँ। तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय।